प्रश्नावली 6.3 का प्रमेय है। ठीक है, प्रश्नावली 3 करने से पहले हम इसका सभी प्रमेय कर लेंगे, और प्रमेय कर लेंगे तो उसके बाद एग्जाम्पल कर लेंगे, और एग्जाम्पल के बाद प्रश्नावली पर आ जाएंगे। ठीक है, और इसका जो प्रमेय है वो 6.3 है, एक 6.4 है और एक 6.5 है। ठीक है, इसमें ये 3 प्रमेय है। तो ये 3 प्रमेय सबसे पहले हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में आपको आने की बहुत ज्यादा संभावना होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और समझते चलिए लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। प्रमेय 6.3 है, यदि दो त्रिभुजों में, देखिए दो त्रिभुज की बात हो रहा है तो हम दो त्रिभुज बना दिए हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर हो तो, यानी इसका संगत कोण का मतलब होता है ये कोण इसका, ये कोण इसका और ये कोण इसका बराबर है। ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी ये दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज का संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ये हमको प्रूव करना है, इसलिए यह त्रिभुज समरूप होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हो उसको लिखेंगे, जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, और इसमें कुछ नई करने की जरूरी हो जिसको रचना बोलते हैं वो करेंगे, उसके बाद हम उपपत्ति शुरू कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ से लिखेंगे, दिया है दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यानी आपको दे दिया है ये दोनों त्रिभुज में क्या है, संगत कोण बराबर है। तो संगत कोण बराबर है तो हम क्या करेंगे, दिया में क्या लिख देंगे, संगत कोण बराबर है, यानी कोण ए जो है ये बराबर है कोण डी का। ठीक है, कोण डी, फिर कोण बी जो है ये बराबर है कोण ई का, तथा फिर कोण सी जो है वो बराबर है कोण एफ का। बस यही दिया हुआ है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, तो हम क्या किए हैं, ये लिख दिए हैं संगत कोण। हमको क्या सिद्ध क्या करना है वो अब लिखेंगे। तो सिद्ध कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इनकी संगत भुजाएं, ये दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ये हमको सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे, संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, इसका क्या मतलब हुआ, ए बी बट्टा डी ई एफ बराबर होगा बी सी बट्टा ई एफ का। यही दिया हुआ है कि उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होगी, हम लिख दिए हैं सिद्ध करना में, उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होगी, मतलब एक ही अनुपात में होगी, मतलब ये बात हुआ। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, आप इस तरफ देखिए एक छोटा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, समान देखिए छोटा वाला त्रिभुज में ये भुजा की लंबाई जो ए बी भुजा है, ए से बी तक जितना लंबा है उतना ही लंबा यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक ये इतना लंबा यहाँ पुल लिया मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इसको नाम दे देंगे डी। ठीक है, और इसके ये ऐसी लंबाई के मुताबिक यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे, जितना होगा वहां पर हम फिर क्या करेंगे, एक बिंदु लगा देंगे। बिंदु लगा लीजिए, इसका नाम हम दे देते हैं क्यू। ठीक है, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दिए। ठीक है, इसको मिला दिए तो ये भुजा एक बराबर हो गया, ये वाला भुजा इसके बराबर कर दिए हम, और ये वाला भुजा इसके बराबर कर दिए। ठीक है, यहाँ से रचना से तो ये बात हम लिखेंगे कि बिंदु P तथा Q रेखाखंड DE तथा DF पर इस प्रकार लिया कि DP बराबर होगा AB का और DQ बराबर होगा AC का। ठीक है, तथा P और Q को मिला दिया, ये बात हम रचना में लिख देंगे। तो रचना में लिख दिए हैं कि बिंदु P तथा Q DE माने P और Q जो है, देखिए DE पर P है और Q जो है DF पर है। ठीक है, इस प्रकार लिया है कि AB जो होगा वो बराबर होगा DP के, और AC जो होगा वो बराबर होगा DQ के। ठीक है, और P और Q को हम क्या किए,
पी और क्यू को मिलाया, ठीक है। अब उत्पत्ति में बनाना शुरू करने के सबसे पहले हमको क्या काम करना है, ये त्रिभुज, ठीक है, और ये त्रिभुज को हम सर्वांगसम करेंगे, जो क्लास 9th में पढ़े थे। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम सर्वांगसम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को देखिए, तो वो सर्वांगसम करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए बी जो है, ये बराबर है किसका, डीपी का। डीपी ए बी बराबर है डीपी, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दीजिए रचना से, ठीक है, रचना की है ना, यहाँ लिख दिए रचना से, रचना से क्या लिख देंगे, ए बी बराबर है डीपी क्या, रचना से, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, क्योंकि दे रखा है कोण ए जो है वो बराबर है डी का, कोण ए बराबर है डी का, जो कि आपको दिया हुआ में लिखा है। तो कोण ए जो होगा वो बराबर होगा कोण डी का। अब कारण लिखिएगा, दिया है, कारण हो जाएगा दिया है। उसके बाद फिर AC जो होएगा, ये AC ये बराबर होएगा डी क्यू का, ठीक है। ये आप लिखेंगे रचना से, यहाँ पे लिखेंगे रचना से। तो ये हो गया रचना से। हम अब क्या कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू, ठीक है। साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू का, यानी भुजा कोण भुजा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ से अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण बी जो होएगा, कोण बी ये बराबर हो जाएगा पी का, कोण बी बराबर होगा पी का, सीपी सीटी से कोण बी बराबर हो जाएगा पी का, कोण बी बराबर पी क्या हो जाएगा, सी पी सी टी। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी संगत कोण बराबर हो जाएगा। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसके बाद फिर देखिए कोण सी बराबर हो जाएगा क्यू का, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू का, ठीक है। ये भी हो जाएगा सीपीसीटी से, ये भी हो जाएगा सीपीसीटी से। यहाँ पर देखेंगे चूंकि का मतलब कि इसका कुछ और बात इसके बारे में बोला जा रहा है, यानी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, कोण बी तो बराबर है कोण ई का, कोण बी जो है ये तो बराबर है कोण ई का, क्या ये आपका दिया हुआ है, चूंकि ये दिया हुआ है लिख दीजिए दिया है। तो आप देखिए ध्यान समझिए, कोण बी पी के भी बराबर है, कोण बी ई के भी बराबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कोण पी और ई भी आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं इसलिए कोण पी जो बराबर हो जाएगा वो कोण ई के भी बराबर हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए। उसके बाद फिर देखिए हम कह रहे हैं कि कोण सी बराबर है क्यू का, लेकिन यहाँ पे पहले ही से दिया हुआ है कि नहीं सर, कोण सी जो है ये बराबर है एफ का। फिर हम यहाँ पर वही बात हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कि चूंकि कोण सी जो है वो बराबर दे रखा है कोण एफ का क्या है, ये आपका दिया हुआ है, ये दिया है। तो आप यहाँ से फिर क्या कह सकते हैं कि कोण सी एफ के बराबर है, कोण सी क्यू के बराबर है। तो कोण क्यू क्या हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण क्यू ये बराबर हो जाएगा कोण एफ का। पूरा ध्यान सामने होना चाहिए आप लोग का, तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी कामें करना शुरू किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण एफ का। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हमको क्या समझने को मिल गया है कि सर कोण क्यू जो है ये है सर, ये कोण क्यू ये वाला जो है ये बराबर है कोण क्यू, ये वाला कोण जो बराबर है ये बराबर है कोण एफ का, ठीक बात है। फिर बोला जा रहा है कि नहीं सर कोण
पी जो है ये बराबर है ई का। अच्छा, कोण पी जो ये वाला कोण जो है ये बराबर है कोण ई का। सही बात है। आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण यानी ई, देखिए ई है, देखिए ई एक रेखा है और ये एक रेखा है। इस रेखा के ऊपर है कोण ई, इस रेखा के ऊपर है कोण पी, तो ये बराबर है। तो इस सिचुएशन में कहा जाएगा कि कोण पी और कोण ई बराबर है, लेकिन ये संगत कोण है। आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि अगर इस तरह का सिचुएशन हो जाए, इस लाइन के ऊपर बन रहा हो, इस लाइन के ऊपर बन रहा हो, तो इसको बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर हो जाएगा। हम यहाँ से क्या कहेंगे कि यहाँ से कहेंगे कोण पी बराबर है कोण ई का क्या है, इसको कहेंगे संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, फिर उसी प्रकार कोण क्यू बराबर है कोण एफ, इसको भी हम कहेंगे संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, अब यहाँ से समझिए। अब जरा बताइए, आप थोड़ा सा अगर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं थोड़ा सा भी, तो आप कहेंगे कि सर संगत कोण बनता है तो रेखा समांतर होता है तब ना। हाँ, सही बात है। संगत कोण तभी बन सकता है जब रेखा समांतर होगा। इसका मतलब पी क्यू समांतर होगा ई एफ का, पी क्यू समांतर होगा ई एफ का। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, यहाँ से हम लिख देंगे कि अतः पी क्यू समांतर होगा ई एफ का। पक्का, सही बात है, क्योंकि संगत कोण तभी बन सकता है जब दो रेखा समांतर हो। अब आपको फट से याद आ गया होगा कि सर 6.1 पर में हम पढ़े थे कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए तो क्या होता है, ये इसका अनुपात इसके साथ बराबर होता है, इसका अनुपात इसके साथ। पढ़े हैं, तो यहाँ से फिर क्या कंक्लूजन मिलेगा, यहाँ से कंक्लूजन फिर क्या मिलेगा, हम यहाँ से कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से क्या कहेंगे, थेल्स प्रमेय से हम कहेंगे कि थेल्स प्रमेय से हम क्या कहेंगे कि डीपी बट्टा पीई ये बराबर होएगा डीक्यू बट्टा क्यू एफ का। यहाँ से ये बात हम कहेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, देखिए डीपी जो है ये डीपी एबी के भी बराबर है, तो इसके बदला तो एबी हम जखनी चाहे तखनी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डी क्यू के बदला हम जखनी चाहे तखनी एसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कारण देखिए, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए हमको लाना क्या है, जो कि देखिए हमको ए ऊपर ए बी और एसी का मिल रहा है, जो कि ए बी और एसी आ रहा है, जो प्रूव करना है। लेकिन नीचे हमको पीई नहीं चाहिए, ए बी, क्योंकि ए बी कहीं हम बना लेंगे, लेकिन ए बी के बट्टा में डी चाहिए। यहाँ पर हमको पी है जी की धोखा रहा है, तो इतना है, लेकिन इसको चाहिए पूरा, एक जोड़ देंगे जो हम पिछले क्लास में किए हैं। तो वही करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ देंगे। लेकिन इसको एक बात ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रम का लेते हैं, क्योंकि डीपी को हमको ना कुछ करना है, क्योंकि डीपी के मतलब हमको एपी आएगा कखनी होना कखनी क्या, तो इसलिए जिसको नहीं कुछ करना है ओकरा नीचे रखते हैं, इसलिए उसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, क्या यही तो व्युत्क्रम होता है क्या। तो देखा पीई बट्टा हो जाएगा डीपी बराबर और बराबर क्यू एफ डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में एक जोड़ दें, पीई बट्टा डीपी प्लस 1 बराबर क्यू एफ बट्टा डी क्यू प्लस 1। अब क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब आप लेंगे तो आ जाएगा डीपी और ये क्या होगा पीई प्लस डीपी बराबर, फिर इधर एलसीएम ले लीजिए तो डी क्यू
डी क्यू, इसका एलसीएम क्या आएगा डी क्यू, तो फिर ऊपर आ जाएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू, हो गया। अब देखिए ऐसा समझिए पीई प्लस डीपी, पीई प्लस डीपी क्या बन रहा है, पूरे बन गया, इसका क्या नाम है, जिसका नाम है डीई, इसका नाम क्या लिखेंगे डीई बट्टा डीपी बराबर क्यू एफ प्लस है क्यू एफ प्लस डी क्यू, जो कि क्या बन रहा है पूरा डी एफ, डी एफ बट्टा डी क्यू। देखिए इसको हम व्युत्क्रम लिए थे यानी उल्टा कर लिए थे, सीधा भी करना ना होगा, चलिए तो अब सीधा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम लेने पर ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डीपी बट्टा डीई, डीपी बट्टा डीई बराबर डी क्यू बट्टा डीएफ, डीपी के बदला क्या लिख सकते हैं, डीपी के बदला ए बी लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा ए बी, ठीक है, बट्टा और डीई है तो डीई हो जाएगा बराबर, और डी क्यू के बदला हम क्या लिख सकते हैं ए सी, यहाँ से हो जाएगा ए सी अपॉन, और डीएफ है तो डीएफ, नीचे वाला को नहीं चेंज करना भाई, क्योंकि जो मांग रहा है वो आ रहा है, तो ये इतना आ गया है, तो हम इसी प्रकार लिख देंगे कि ये बराबर ये बराबर ये है। अगर आप इस त्रिभुज में इस तरह से अगर आप रचना करेंगे या सेम काम करके 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 तो फिर आपको इधर मिल जाएगा, तो कोई फिर एगो छूट जाएगा, तो आप उस तरह से उसको करिएगा तो हो जाएगा, लेकिन बस इतना करिए और उसकी इसी प्रकार लिख दीजिए, आपका 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं ये बराबर है, अब लिखिए इसी प्रकार EF, ठीक है, तो इसी प्रकार लिख दिए, यही इसका प्रूफ है। यानी हम क्या देखे कि अगर दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तो उसकी संगत भुजा समानुपाती होता है, तो ये पर में अब हम प्रश्न बनाने में यूज लेंगे, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा कि देखिए अगर किसी त्रिभुज का दो कोण भी अगर बराबर हो जाएगा ना, अगर दो कोण भी बराबर हो जाएगा तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कैसे सबको बताते हैं। अभी क्या है, अभी तीनों कोण ना बराबर दे रखा है, तब ना हम सिद्ध किए हैं कि ये त्रिभुज की संगत भुजा माने तीनों भुजा समानुपातिक होता है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका दो कोण बराबर करके देखते हैं तो भी वो क्या होगा, समरूप होगा। देखिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और फिर एक ये त्रिभुज है, ठीक है। देखिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज का कोण है, देखिए ये है 50 डिग्री, ठीक है, और ये है 60 डिग्री, ठीक है। उसी तरह ये त्रिभुज का कोण है मान लीजिए 50 डिग्री और ये त्रिभुज का कोण है 60 डिग्री। ये कोण के बारे में हम नहीं जानते हैं, यह ए बी सी, यह पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। हम क्या कह रहे हैं कि दोनों त्रिभुज का सिर्फ दो कोण समान है, हम देखना चाह रहे हैं कि ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं। देखिए क्या समझिए, ये कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180, ये बात तो पक्का है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है। तो ये यहाँ से कोण P एडिटिव प्लस कोण Q के वैल्यू कितना है 50, कोण R के वैल्यू कितना है 60 और ये 180, तो कोण P बराबर कितना होगा 6 5 11 यानी 110, तो 180 में इस तरफ इसको कर देंगे तो जोड़ने पर 110 आ रहा है, तो यहाँ से 110 घट जाएगा तो कितना आएगा, कोण P बराबर कितना आ जाएगा बोलिए 70 आएगा, तो 70 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम जांच कर लेते हैं, इसको अगर आप देखिएगा, देखिए कोण यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B के मान 50 है, तो 50 प्लस कोण C के मान कहते हैं 60, हमें जाके लिख दिए, बराबर कोण बराबर होता है 180, त्रिभुज के सभी कोणों का 180 होता है। कोण A के जब आप बराबर करोगे तो उस तरफ जाएगा जोड़ जाड़ के, तो कहते हैं 180 माइनस कितने 110, तो कोण A बराबर कितने आएगा 70। आप जरा बताइए कि कोण अगर दो त्रिभुज का दो कोण भी बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हुआ कि नहीं। देखिए इसका देखिए 70 आया, इसका 70 आया कि नहीं। तो अगर कोई दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो उसका ऑलरेडी यानी अपने आप कोण क्या होगा
जो बचा हुआ कोण है बराबर हो जाएगा। कि अगर दो त्रिभुज का दो कोण, कोई सा भी दो कोण अगर बराबर है, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा। यानी कौन नियम से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू। प्रमेय को हम एंगल 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 एंगल, ठीक है, कोण 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 समरूपता भी इसी को कहते हैं। इसका भी दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, एंगल 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 समरूपता, इसको इससे भी डिनोट करते हैं। प्रमेय 6.3 यही है। प्रमेय 6.4 को आप देखिए, कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज, फिर दो त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, मतलब एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजा के समानुपाती है, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब आपको ये भुजा का अनुपात जो है वो बराबर दे रखा है, आपसे पूछ लिया है कि संगत कोण बराबर होते हैं, इसका कोण आपको बताना है कि बराबर होते हैं, ठीक है। और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब इसे पहले वाले प्रमेय में, यानी प्रमेय 6.3 में जो हम प्रूफ किए थे वो इसमें क्या है, वो इसमें दे दिया है, और जो उसमें दिया हुआ था वो इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सारा काम हम वही किए हैं, सारा, ठीक है। फिगर भी वही है, दिया है जो वो लिख दिए हैं, और सिद्ध करना है वो ये तो लिखना है जैसे उसके हिसाब से, और रचना भी वही है, ठीक है। और क्या हम क्या किए हैं, देखिए फिर से कि ए बी लंबाई के बराबर यहाँ से एक बिंदु लिए हैं, उसको पी नाम दे दिए। ऐसी लंबाई के बराबर इस पर एक बिंदु लिए हैं डी एफ पर, उसको क्यू नाम दे दिए हैं, ठीक है। और क्या इसको इससे मिला दिए हैं, ठीक है, ताकि ई और ई बराबर हो और ई बराबर हो। तो ये क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे, तो ये लिखे हैं कि बिंदु पी तथा बिंदु क्यू डी एफ और रेखाखंड डी एफ और डी ई और डी एफ पर इस प्रकार लिया कि डी पी बराबर हो ए बी का, और क्या डी क्यू बराबर हो ए सी का, ठीक है। और क्या फिर क्या लिखे हैं, पी तथा क्यू को मिला दिए, ये बात लिख दिए। अब हम उत्पत्ति करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। जो दिया हुआ है इसको हम समीकरण 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका और इसका यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ, ठीक है। समीकरण 1 से ये और ये ले लिए, ठीक है। इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी है तो ए बी के बदला हम क्या लिख देंगे, डी पी, ठीक है। यहाँ से हम लिख देंगे डी पी बट्टा डी ई, ठीक है, बराबर, और ए सी के बदला हम क्या लिख देंगे, डी क्यू बट्टा, और यहाँ से हो जाएगा डी एफ। हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 और 3 से ये जो है ये डी पी बट्टा है डी का पूरे का, ठीक है। और ये डी क्यू जो है ये पूरे बट्टा है किसका, डी एफ का। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें से एक घटा लेंगे ना, तो एक घटा लेंगे तो यानी पूरा बड़ा वाला बट्टा है ये छोटा वाला के, छोटा वाला बट्टा है पूरे बड़ा वाला के, इसमें भी छोटा वाला पूरे बट्टा है बड़ा वाला के। तो जना ही हम एक घटाएंगे ना तो क्या होगा, ये बट्टा ये हो जाएगा और ये बट्टा ये हो जाएगा, जिससे हम थेल्स प्रमेय का विलोम से कह सकते हैं कि ये और ये समांतर हो जाएगा। यही काम हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे, ठीक है। तो व्युत्क्रम ले लेंगे तो ये लिखेंगे व्युत्क्रम हो जाएगा dp बराबर और df बट्टा हो जाएगा dq, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक घटा लेंगे, यहाँ से हो जाएगा de बट्टा हो जाएगा dp और -1 बराबर df बट्टा हो जाएगा dq -1, ठीक है। अब इसमें आप एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा dp, और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा de जो है माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा dp बराबर, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो dq, और यहाँ से df माइनस dq, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए जब आप
डी ई में से, यानी ये पूरा डी है, डी में से आप डी पी जब हटाएंगे यहाँ से आएगा पीई, ठीक है। तो पीई बट्टा हो जाएगा डी पी बराबर, फिर देखिए डी एफ में से, ये पूरा में से आप डी एफ, ये पूरा है, जब डी एफ में से आप डी क्यू जब हटा लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्यू एफ, ठीक है। तो क्यू एफ बट्टा हो जाएगा डी क्यू, ठीक है। इसमें से ये पूरे में से ये हटा दिए तो ये क्या बच गया, क्यू एफ बट्टा नीचे जो है वो एडिटी। अब फिर से एक बार हम व्युत्क्रम ले लेंगे। देखिए यहाँ से हम क्या किया, व्युत्क्रम ले लिए हैं, ठीक है, इसको पलट दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि डीपी बट्टा हो गया है पीई बराबर डी क्यू बट्टा हो गया है क्यू एफ। कह देंगे कि पी क्यू जो है ये समांतर है ई एफ का, ठीक है। तो ये और ये समांतर हो गया। अब देखिए यहाँ से ये कोण P जो होगा ये बराबर हो जाएगा E का। हम यहाँ से लिख देंगे कि अतः कोण P बराबर होगा कोण E। इसका कारण लिख देंगे संगत कोण, ठीक है। उसी प्रकार फिर ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण ये बराबर हो जाएगा कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F। इसको हम लिख देंगे संगत कोण, ठीक है, बराबर आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये वाला त्रिभुज, देखिए ये जो त्रिभुज आपको जो बड़ा वाला दिख रहा है इसमें दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है DPQ, एक त्रिभुज है DEF, इसमें दो त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज में क्या है, दो कोण बराबर है। तो हम आपको बताएं क्या कि अगर कोई भी त्रिभुज में दो कोण भी बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज DPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, ठीक है। ये समरूप हो जाएगा किस नियम से, तो एंगल समरूपता नियम से, ठीक है। एंगल समरूपता से ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज छोटा वाला बड़ा वाला के समरूप हो जाएगा। तो हम क्या यहाँ से क्या कह सकते हैं, वो समरूप है किसमें संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा समानुपाती होगा। तो यहाँ से हम समानुपाती ले लेते हैं, तो क्या होगा E बट्टा E छोटा वाला का अनुपात बड़ा वाला के साथ, यहाँ से हो जाएगा DP बट्टा हो जाएगा DE और बराबर हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा फिर DQ बट्टा हो जाएगा DQ बट्टा हो जाएगा DF बराबर हो जाएगा, और PQ जो हो PQ बराबर हो जाएगा EF का, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका अनुपात भुजाओं का ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसको और हम ले रहे हैं इसको, ठीक है, इससे कॉम्बिनेशन बनेगा आगे का, ठीक है। यहाँ से लेंगे DP बट्टा हो जाएगा DE बराबर और PQ बट्टा हो जाएगा EF, ठीक है। अब देखिए यहाँ से DP के बदला हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से AB, तो AB हो जाएगा, और यहाँ से देखिए DE है तो इसको एडिटिव रखेंगे और बराबर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा देखिए PQ है तो PQ के एडिटिव रखना है, और EF है तो EF, ठीक है। हम समीकरण मान लेते हैं, देखिए इसमें हम समीकरण 3 तक माने हुए हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 व 4 को देखिए ध्यान से, ठीक है। समीकरण 1 और 4 को देखिए, AB बट्टा D है, देखिए AB बट्टा D है, तो इसके बदला इस इतना जो है ये इतना के बराबर है। हम यहाँ से क्या लिख देंगे, BC बट्टा हम लिख देते हैं EF, ठीक है, और बराबर PQ बट्टा E एडिटिव रहेगा, ठीक है, इसे E कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा BC बराबर आ जाएगा PQ, ठीक है, ये यहाँ से बराबर आ गया। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में अगर बात किया जाए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में बात किया जाए तो इसका प्रत्येक भुजा क्या कर दिए, हम बराबर कर दिए। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, ये त्रिभुज जो है ये सर्वांगसम हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं अब त्रिभुज ABC PQ, ठीक है। अब हो गया त्रिभुज DP, ये त्रिभुज ABC, वह त्रिभुज DPQ ले लिए, इसको अब हम सर्वांगसम कर देते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या हो गया कि इसको हम मान लेते हैं समीकरण 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि AB जो है ये बराबर है DP के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AB बराबर है DP, इसको आप कह दीजिएगा कि समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। फिर उसी प्रकार यहाँ से क्या है कि BC जो है बराबर है PQ के, तो BC जो हो जाएगा वो बराबर हो गया PQ के, इसको कह देंगे समीकरण 5 से, ठीक है, ये देखिए 5 से। और उसके बाद AC जो है AC बराबर है DQ का, ठीक है, इसको कह देंगे समीकरण 3 से। देखिए AC बराबर DQ समीकरण 3 से यानी रचना से, तो ये क्या हो गया, साइड से ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो कहेंगे कि त्रिभुज ABC
सर्वांग हो गया त्रिभुज डी पी क्यू, नियम लग जाएगा साइड 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 सर्वांग नियम से। तो यहाँ पर लिख दिया है कि साइड 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 सर्वांग से क्या हुआ, त्रिभुज सर्वांग हो गया। जब त्रिभुज सर्वांग होता है क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो हम यहाँ से कह देंगे कि कोण ए जो होगा वो बराबर होगा कोण डी का, कोण बी जो होगा वो बराबर होगा कोण पी का, ठीक है। कोण सी बराबर होगा कोण क्यू का, ठीक है। ये सब हो जाएगा सी पी सी टी से। अब देखिए ध्यान से कि पी जो है बी के बराबर है, यहाँ पर देखिए कोण पी जो है ई के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोण बी और कोण ई भी बराबर हो जाएगा। तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई का, ठीक है। और यहाँ से फिर देखिए कोण यहाँ पर सी जो है क्यू के बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्यू जो है एफ के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ का, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा, तो कोण सी बराबर कोण एफ यहाँ से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका जो हमको प्रूफ करना था वो सारा आ गया है। ई कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हम कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जो करना था यही इसका प्रूफ है। ये क्या है, ये प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज का अगर संगत भुजा समानुपाती है, संगत भुजा समानुपाती है, संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, जो कि हम प्रूफ किए हैं। तो सर्वांग वो त्रिभुज क्या होता है, वो समरूप त्रिभुज होता है, वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजा समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको हम देखिए, इसको बोलते हैं साइड 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 पर में भी, माने साइड साइड का मतलब था भुजा भुजा भुजा, ठीक है। भुजा 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 ई पर में इसका नाम हुआ, ठीक है। अब हम इसका अगला पर में 5 है। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के को अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको हम ओरल समझा देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक कोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज का एक कोण, ठीक है। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के अंतर्गत करने वाली भुजा, मतलब ये कोण जो है इसका अंतर्गत भुजा ये हुआ और इसका अंतर्गत भुजा ये हुआ। उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज का एक कोण ये हुआ, इसके अंतर्गत भुजा ये हुआ, ठीक है। ये कोण इसके अगर बराबर है और ये भुजा इसके समानुपाती है, इसका और इसका, तो हम क्या कहेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। माने कोण ए अगर बराबर है कोण पी का, ए बी का अनुपात पी क्यू से बराबर है ए सी का अनुपात पी आर से, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है। ये बात कहा जा रहा है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो इस प्रमेय का यूज लेंगे। तो ई कौन नियम हो गया, ये हो गया साइड एंगल साइड समरूपता, ठीक है, समरूपता नियम हो गया। और हम एक पढ़े हैं एंगल 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 समरूपता नियम, एक पढ़े हैं हम एंगल एंगल, ठीक है। और एक होता है साइड 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 समरूपता नियम। इतना के बारे में हम पढ़े हैं, इसी का यूज करेंगे हम क्वेश्चन बनाने में। और इसको आप अच्छे से सब पढ़ने को करेंगे।